नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार टीवी का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो, जहां हम बुलंद करते हैं आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज। कंपनियां लगातार कंज्यूमर को अनसुना कर रही है और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कंपनियां कंज्यूमर को सुने, उनके हर सवाल का जवाब दे। पहरेदार में आज कोटक सिक्योरिटीज के कर्मचारी के जालसाजी में फंसा कंज्यूमर, 1,30,000 रुपए की लगी चपत। पहरेदार के लंबे फॉलोअप के बाद कोटक कैसे तैयार हुई नुकसान की भरपाई के लिए। खरीदने के सिर्फ 5 दिनों बाद खराब हुआ सैमसंग का टैब 3। कंज्यूमर के रिफंड की मांग को अनसुना करने के बाद सैमसंग अब जाकर लौटा रही है टैब की पूरी कीमत। और आईसीआईसीआई बैंक ने मिस्टेकन आइडेंटिटी के नाम पर डीएक्टिवेट किया अकाउंट, बिना कंज्यूमर को कोई भी जवाब दिए। लेकिन ये सारे जवाब हम मांगेंगे कंपनियों से और उन्हें पहरेदार को जवाब देना ही होगा। अपने कंज्यूमर को भी संतुष्ट करना ही पड़ेगा। शेयर बाजार में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। इसमें अब टियर 2 शहरों के लोगों की भी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इससे ब्रोकरेज हाउसेस को अपना बिजनेस बढ़ाने का अच्छा खासा मौका मिल रहा है। लेकिन बढ़ते बिजनेस के साथ कंज्यूमर के साथ होने वाली धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। रांची के संतोष विश्वकर्मा का सामना कुछ ऐसे ही धोखे से हुआ। गलती कोटक सिक्योरिटीज की नहीं बल्कि उसके एम्प्लॉय की थी, लेकिन कंपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं थी। संतोष शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए लंबे समय से कोटक सिक्योरिटीज की सर्विस इस्तेमाल कर रहे थे। इनका आरोप था कि कोटक सिक्योरिटीज के एक स्टाफ के गलत ट्रेड की वजह से इन्हें 1,30,000 रुपए का लंबा चौड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कोटक सिक्योरिटीज ने पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर उस नुकसान की भरपाई अब कर दी है, लेकिन जब तक कंज्यूमर खुद अप्रोच कर रहा था तो तफ्तीश के नाम पर केवल झूठा भरोसा दिया जा रहा था। संतोष विश्वकर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, रांची से जुड़ रहे हैं। नमस्ते संतोष जी, स्वागत है आपका। क्या हुआ आपके साथ? कैसे आपको पता चला कि आपके अकाउंट से कुछ ऐसी ट्रेड में जिसकी आपकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी? मैडम, मैंने शेयर खरीदा था, उसका भुगतान करने के लिए मैंने 1 जनवरी को जब उनका ऑफिस में पहुंचा तो उनसे पूछा कि कितना रुपया का चेक देना है। तो उन्होंने जो चेक का पेमेंट मांगा मुझसे, वो मेरे हिसाब से 30,000 रुपया ज्यादा का मांगा जी। तो मैंने इंक्वायरी किया, बोला कि मेरा लेजर स्टेटमेंट दिखाइए। तो लेजर स्टेटमेंट उन्होंने दिखाया, तब मुझे मालूम चला कि मेरा अकाउंट से शेयर भी निकाल लिया गया और मेरा क्रेडिट अमाउंट निकाल लिया गया, जो लगभग 1,30,000 का था, जिसकी जानकारी भी हमें नहीं थी। जो ऑपरेटर जो डील कर रहा था, आपका ये काम कर रहा था, उसने आपको कभी नहीं कुछ बताया और आपके बिना जानकारी के जो शेयर्स इधर उधर किए, इसकी जानकारी जब आपको लगी, आपने ब्रांच में मैनेजर से बात की, क्या जवाब आपको मिला? उन्होंने बोला कि हाँ ये गलती हुई, हम इसे ठीक करेंगे? हाँ, तो मैंने ब्रांच मैनेजर को सारा डिटेल बताया, तो ब्रांच मैनेजर ने मुझे बोले कि आप 2-4 दिन वेट करिए, आपका पैसा वापस करवा देंगे। फिर हमने कंप्लेन कर दी है उनके हेड ऑफिस में। तो उनके हेड ऑफिस से 1 महीना के बाद रिप्लाई आया कि जो ट्रेड हुआ है वो नियम के अनुसार हुआ, इसलिए आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जी, 1 महीने के बाद हेड ऑफिस से ये जवाब मिला, लेकिन मैनेजर ने ये पिन पॉइंट कर दिया था कि गलती उनके इन पर हुई है, राइट? हाँ जी, यस मैडम, क्योंकि वो जो गलती किए थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था मैनेजर के सामने। मैनेजर के सामने ये सब आपके सामने हुआ, जहां आपको पता चला कि इस एम्प्लॉय ने गलती किया है। लेकिन तब भी जैसा कि संतोष जी बता रहे थे, इन्हें कंपनी ने 1 टका जवाब दे दिया था लिखित में कि कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ हुआ। यहाँ संतोष जी हमारे साथ लाइन में बने हुए हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका मामला काफी पेचीदा था, हमें काफी लंबा समय लगा। हम फरवरी से इनके मामले को फॉलो कर रहे हैं। कोटक सिक्योरिटी से हमारी 2 राउंड की बातचीत हुई और अब मेरे साथ स्टूडियो में है धीरज अग्रवाल, पहरेदार टीम के वो सदस्य जो इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे थे। धीरज, 2 राउंड की बातचीत हुई, कोटक मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, फिर मान गई। देखिए, एक्चुअली ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि जब हमने 4 फरवरी को कोटक की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम के सामने ये मामला भेजा था, ईमेल भी किया और उनको फ़ोन पर भी जानकारी दी कि किस तरीके से एक कंज्यूमर की शिकायत है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। जब हमारे पास 12 फरवरी को कोटक का जवाब आया तो वो एक तरीके से खाना पूर्ति करने जैसा था कि सिर्फ उन्होंने हमें ये बताया कि जो भी ट्रेड हुए हैं कंज्यूमर के बिहाफ पर, वो सारे ट्रेड की जानकारी उसे दी गई है, किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं हुआ है। लेकिन हमें लग रहा था कि फ्रॉड हुआ है और हमने इस बात पर फिर से जोर दिया कि आप सिर्फ हमें जवाब ना दें बल्कि कंज्यूमर से बात भी करें, मामले की अच्छे से तफ्तीश कराएं।
उसके बाद उन्होंने दो राउंड की बातचीत कंज्यूमर से की, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, इवन कि जमशेदपुर से एक रिप्रेजेंटेटिव रांची गया, उसने कंज्यूमर से बात की और फिर एक रास्ता निकाला गया कि किस तरीके से कंज्यूमर को सॉल्यूशन दिया जाए। समझौता हुआ कंज्यूमर के बीच और कोटक सिक्योरिटीज के बीच। कंज्यूमर को 1,30,000 की भरपाई तो नहीं हुई, लेकिन 1 लाख रुपए उसे कंपेंसेशन के तौर पे दिए गए। और 13 मार्च को कोटक ने हमें लिखित जवाब बताया कि कंज्यूमर अब संतुष्ट है और उसकी सारी समस्या सुलझ गई है। शुक्रिया धीरज। किस तरह से धीरज ने फॉलो अप किया, क्योंकि पहला जवाब वही हमें कोटक सिक्योरिटी से मिला जो जवाब उन्होंने संतोष जी को दिया था कि बिल्कुल सही प्रक्रिया से सारी कार्रवाई हुई है और सब कुछ हुआ है। संतोष जी हमारे साथ रांची से बने हुए। संतोष जी, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं? जी मैडम, अकाउंट में पैसे आ गए 1 लाख। तो कोटक के रुख में आपने भी बदलाव देखा जब आप डील कर रहे थे और जब पहरेदार उनसे सवाल पूछ रहा था? तो मैडम उन्होंने जब पहरेदार ने उनसे सवाल पूछा उसके बाद ही उन्होंने मेरे पास आए, नहीं तो उसके पहले उन्होंने एक भी पैसा देने से मना कर दिया था। तो आपने कहीं उम्मीद छोड़ दी थी कि पता नहीं पैसा मिलेगा या नहीं? हाँ, पूरा उम्मीद छोड़ दिए थे मैडम, लेकिन पहरेदार पे मुझे भरोसा था कि पहरेदार जब मेरे प्रॉब्लम को उठाए हैं तो उनको देना पड़ेगा पैसा। चलिए, शुक्रिया संतोष जी हमसे बात करने के लिए। पहरेदार कंज्यूमर के भरोसे पर खरी उतरी। एक बार फिर कोटक सिक्योरिटीज ने पैसे लौटाए संतोष विश्वकर्मा जी के लिए। बड़ी जीत। लेकिन वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और जीत की कहानी। सैमसंग कैसे तैयार हुई खराब टैब के बदले पूरे पैसे रिफंड करने के लिए, रखेंगे आपके सामने इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। सवाल पूछिए, जवाब मांगे, क्योंकि आप खरीदार हैं, आप पैसे खर्च कर रहे हैं और जो आपको प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कंज्यूमर के हर सवाल का जवाब दे। लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था ग्वालियर के गुरमीत सिंह जग्गी को। इसी साल जग्गी जी ने फरवरी को सैमसंग का टैब 3 खरीदा था। खरीदने के सिर्फ 5 दिन के भीतर इनके टैब में खराबी आ गई। 6 फरवरी को ये सीधा पहुंचे सर्विस सेंटर के पास अपनी शिकायत के साथ। इन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट करके फिर से टैब लौटा दिया गया। उस वक्त तो काम भी करने लगा टैब, लेकिन ठीक 4 दिन बाद 11 फरवरी को ये फिर बंद हो गया। ये फिर सर्विस सेंटर के पास जाते हैं। अब सर्विस सेंटर ने बताया कि मदरबोर्ड बदलने की जरूरत है। इस पर भी इन्होंने हामी दे दी। मदरबोर्ड बदल करके भी जग्गी जी को जब टैब मिलता है फिर से खराब हो जाता है और इस खराब होने के सिलसिले से काफी परेशान हो गए थे। सैमसंग सर्विस सेंटर में कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जग्गी जी पहुंचे अपनी शिकायत के साथ पहरेदार के पास। जग्गी जी, स्वागत है आपका पहरेदार में। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका जो ये नया नवेला टैब था ये आपके पास कम रहा और 20 दिन में सर्विस सेंटर के खूब चक्कर काटते रहा, राइट मैम, मैं 15-20 दिन में इतना परेशान हो गया सर्विस सेंटर के चक्कर लगा लगा के और किसी से कोई सुनवाई नहीं। बार बार मुझे यही बोला जाता था कि हम आपको ठीक करके देंगे, हमारी पॉलिसी है कि हम 7 दिन के अंदर ही सिर्फ चेंज करके देते हैं, इसके अलावा नहीं देते। जबकि ये बात पहले नहीं बोली गई थी। बिल्कुल, आप 5 दिन के बाद ही पहुंचे थे, 6ठे दिन पहुंच गए थे। मैं 6ठे दिन नहीं पहुंचा था, बल्कि इन्होंने मुझे फिर ये बोल के भेज दिया कि आपका टैब ठीक हो गया, आप ले जाइए। यानी एक तरह से छुपाई ये बात कि वो आपको रिप्लेस किया जा सकता था, लेकिन उस समय ठीक करके दे दिया। पर वो जो ठीक किया था वो आधा अधूरा था, काम नहीं कर रहा था टैब, राइट? वो काम नहीं कर रहा था टैब। तो क्या आप क्या चाह रहे थे और किस तरह के सोल्यूशन आपको सैमसंग हैंड ओवर कर रही थी? इस टाइम तो मैंने यही बोला था इनको कि मेरे को या तो रिप्लेस करके दे दीजिए या मेरा पैसा वापस दे दीजिए। बट उस टाइम ये लोग यही बोल रहे थे सिर्फ हम इसको ठीक ही करके देंगे, चाहे जितनी बार भी खराब हो, हम इसको ठीक रिपेयर करके देंगे बार बार। बट तभी मैंने पहरेदार की टीम से बात किया, जब आप लोगों को मेल किया, उनके कस्टमर केयर पे मेल किया, बट किसी का कोई रिवर्ट नहीं आ रहा। सभी 1000 प्रोसेस का भी ठीक ही करके देंगे आपको। यानी आप जब सैमसंग कंपनी से बात करने की खुद कोशिश कर रहे थे तो आपको अपने इस मेल का या सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था मैम। इवन के डीलर्स ने तो फोन भी उठाना बंद कर दिया था। डीलर पॉइंट से जहाँ से मैंने लिया था, मैंने उनको भी मदद के लिए वहाँ भी बोला, जब उन्होंने तो फोन तक उठाने बंद कर दिया था। यानी इतनी बेरुखी, और इस बेरुखी के बाद जब आप पहरेदार के पास पहुंचे और हमने आपका मामला सैमसंग के पास रखा तो क्या हुआ है अब आपके मामले में, बताइए। तो उसके बाद जब मैंने मेल में से पहरेदार को सीसी में रखा तो फिर आपके यहाँ से चीफ का कॉल आया मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि हम लोग मेल करते हैं सैमसंग को। उसके नेक्स्ट डे मेरे पास फिर रिवर्ट आता है कि हम आपका केस हमारे पास आ गया है तो हम इसको रिप्लेस करके देंगे आपको, बट उसमें भी वक्त लगेगा। तो फिर मैंने बोला मुझे रिप्लेस नहीं, मुझे तो मेरा पैसा ही चाहिए। जो आइटम ऐसा है कि जिसको 2 बार 3 बार ठीक होने के बावजूद भी सेम
प्रॉब्लम है, जिसका भी एक मदरबोर्ड चेंज हो गया, उसके बावजूद भी सेम प्रॉब्लम, तो वो हैंडसेट की क्वालिटी कैसी होगी और सैमसंग की क्या क्वालिटी रहेगी? लेकिन वो जब चेंज करने के लिए तैयार थे तब भी आपने बोला कि पैसे ही दे दो, क्योंकि दूसरा हाँ, प्रोडक्ट आपको नया मिल जाता। आपने बड़े शौक से टैब खरीदा, आप इसके पहले भी यूज करते रहते टैब। मैंने इसके पहले भी टैब यूज किया था, बट ये वाला जो इनका टैब 3 मॉडल था, इसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम था, या उन्होंने मेरे को 2 बार रिपेयर करके देने के बावजूद भी जो चीज नहीं हुई ठीक, तो वो बाद में कहाँ से कितने दिन चलता है उसका कोई गारंटी नहीं थी, उसके बाद फिर सुनवाई हो या ना हो। इस वजह से फिर मैंने उनको एटलीस्ट, जब आप लोगों ने बीच में आए तो फिर उन्होंने यही बोला कि मेरे को पैसा वापस रिटर्न कर दीजिए। शुक्रिया हमसे बात करने जगह जी। एक शॉर्ट में रिप्लाई चाहूंगी। आपको लगता है पहरेदार की दखल के बाद सैमसंग के रवैये में आपने बदलाव महसूस किया? जी मैम, उसके बाद ही मेरे पास रिवर्ट आया था, उससे पहले तो कोई रिवर्ट ही नहीं दे रहा था सैमसंग की क्या करना क्या नहीं करना। चलिए, तो इनको पैसे वापस मिल गए हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सैमसंग ने गुरमीत सिंह जग्गी की दिक्कत दूर कर दी है, उन्हें टैब की पूरी कीमत रिफंड कर दी है, जैसा जग्गी खुद बता रहे थे। लेकिन पहरेदार को अब तक कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल जवाब नहीं मिला है। ये पहली बार नहीं है जब सैमसंग ने पहरेदार की तरफ से शिकायत मिलने के बाद उसे सुलझाया ना हो। सोल्यूशन जरूर कंज्यूमर तक पहुंच गया है, लेकिन हमें जवाब का इंतजार है। और हमें ये लगता है कि अगर सैमसंग ऐसा कदम उठा रही है जिसमें वो कंज्यूमर को राहत दे रही है, तो वो पहरेदार को लिखित में ये जवाब क्यों नहीं देती है? वो जवाब देगी तो ये कंपनी के लिए अच्छा है कि हमें दिखेगा कि केवल कंपनी ने प्रो कंज्यूमर स्टैंड नहीं लिया, बल्कि खुलकर बोल रही है कि हम ये प्रो कंज्यूमर स्टैंड ले रहे हैं और इसके पैसे वापस कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आईसीआईसीआई बैंक की जिद पर लगाया ब्रेक पहरेदार ने। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज। नोएडा के अभिषेक कुमार मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऐसे शिकार हुए कि आईसीआईसीआई बैंक ने इन्हें बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बैंक से बेदखल ही कर दिया। अभिषेक कुमार का आईसीआईसीआई बैंक की ग्रेटर नोएडा ब्रांच में अकाउंट था। कुछ हफ्तों पहले इन्हें आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से खत मिलता है कि इनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जा रहा है। इसकी वजह बताई गई कि अकाउंट से कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जो धोखाधड़ी की तरफ इशारा करते हैं। इससे चौंक कर अभिषेक बैंक पहुंचे, सारी डिटेल्स मांगने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कहा गया कि रांची ब्रांच में एक अकाउंट खोला गया था अभिषेक कुमार के नाम से, जिसमें से कुछ फ्रॉड हुआ है 2011 में। 2011 यानी तब तक अभिषेक का कोई अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के साथ था ही नहीं। बैंक ने उन्हें अकाउंट बंद करने के लिए कहा। अभिषेक जी ने भी क्लोजर फॉर्म भर दिया, लेकिन अभिषेक को यह सवाल सता रहा था कि अगर फ्रॉड हुआ है उनके अकाउंट से तो इस बात की पड़ताल होनी चाहिए। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक, स्वागत है पहरेदार में। क्या हुआ? आपने भी मान लिया था कि हाँ, अकाउंट मुझे बंद कर लेना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का भय सता रहा था कि आखिर इस तरह का फ्रॉड हुआ है आपके नाम से, वो आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। जी हाँ प्रियंका, क्योंकि अब उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर आपको अमाउंट क्लेम करना है तो आपको क्लोजर फॉर्म भरना पड़ेगा, अपना अकाउंट बंद करना पड़ेगा, तभी आपका जो अमाउंट है वो आपको मिल पाएगा। और जब मैंने उनसे ये क्वेश्चंस भी किया था कि मेरे को ये बताएं कि मेरे को अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या आगे लीगल काम करना होगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते और यही ऑप्शंस है आपके पास कि आप उसको बंद करें अकाउंट को, बिल्कुल, और अपना अमाउंट क्लेम करें। और क्लोजर फॉर्म भी आपने भर दिया, और इसके बाद ये भी कहा गया कि आप कभी भी अब आईसीआईसीआई बैंक में किसी भी तरह का अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने बोला कि इन फ्यूचर आपका कभी भी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में नहीं खुल पाएगा क्योंकि आपका नाम फ्रॉड केस में आ चुका है। आपका नाम आया है फ्रॉड केस में, लेकिन बैंक के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, या आपको आपके साथ कोई तफ्तीश वो करते हुए नहीं दिख रही थी। ये आपकी मूल चिंता का वजह था? जी हाँ बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा भी था, मेरे को बताएं क्या रीजन है, क्या डॉक्यूमेंट है जो जिसके बेस पे ये अकाउंट खुला था। उन्होंने साफ मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। उन्होंने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते आपको, लेकिन बैंक के पास इतने डिटेल्स हैं, इतने इन्फॉर्मेशन हैं कि वो आपको ये प्रूफ कर देंगे कि जो भी अकाउंट था वो आपके नाम का ही था। यानी कहीं ना कहीं कि आपने फ्रॉड किया है, भले ही आप कहें कि आपने फ्रॉड नहीं किया है। जी हाँ, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो अकाउंट जो था जिसमें फ्रॉड हुआ था वो मेरा नहीं था, बल्कि वो मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे। यानी बिना कुछ साबित किए एक तरह से दोषी ही आपको बना गया था। लेकिन पहरेदार ने जब आईसीआईसीआई बैंक से बात की, तब बैंक के रुख में बदलाव आया अभिषेक? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को फिर उनके कुछ मैनेजर्स का कॉल आया। उन्होंने मेरे को बताया कि जो लेटर आपके पास गया है ये बाय मिस्टेक गया है। उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए बिना वो लेटर मेरे को भेजा, और उसके लिए उन्होंने मेरे को एक वर्बल अपॉलजी भी दिया है, और उन्होंने बोला है कि एक रिटन कम्युनिकेशन भी आएगा मेरे पास, लेटर आएगा जिसके थ्रू वो मेरे को बोलेंगे
कि ये जो लेटर आया वो गलत तरीके से मेरे पास भेजा गया है। और ये शायद वो पहले भी आपको कह सकते थे, जब आप खुद कहते कि आप दोषी नहीं हैं, आपको दोषी करार दिया गया था। शुक्रिया अभिषेक। आपके सिर से थोड़ा सा टेंशन कम हुआ या नहीं हुआ? जी हाँ, बहुत 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 कम हुआ। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। साफ तौर पर आईसीआईसीआई बैंक तभी तफ्तीश के लिए तैयार हुई और तफ्तीश की तरफ कदम उठाया जब पहरेदार ने सवाल उठाए। उसके पहले उसने एक तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया था अपने इस कंज्यूमर को। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने लिखे जवाब में कहा कि बैंक की आंतरिक जांच में यह पता चला था कि अभिषेक कुमार के डिटेल्स फ्रॉड में शामिल दूसरे अकाउंट से मिलते जुलते थे, इसलिए सावधानी बरतते हुए बैंक ने 19 फरवरी को अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। जब अभिषेक ने ब्रांच जाकर बात की और वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा किया तो बैंक ने उनका काम वापस चालू कर दिया और माफी भी मांगा है, जैसा कि हम खुद अभिषेक से सुन रहे थे। अभिषेक से असुविधा के लिए खेद भी जताया है, लेकिन एक मेंटल ट्रॉमा से कंज्यूमर को गुजरना पड़ा और जैसा कि कंज्यूमर बता रहा था उसे नहीं सुना जा रहा था जब तक कि पहरेदार के प्लेटफॉर्म से आईसीआईसीआई बैंक से कड़े सवाल नहीं पूछे गए। देश में अब बढ़ते हैं स्मार्टफोन बिजनेस की तरफ। इसकी बिक्री तेजी से बढ़ी है, रोज नए कस्टमर्स जुड़ रहे हैं, सस्ते स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। एक कंपनी जिसने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है वो है माइक्रोमैक्स। इस घरेलू कंपनी ने स्मार्टफोन मार्केट में कई विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत जल्द माइक्रोमैक्स जो है वो हमारे देश की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बन जाएगी। लेकिन किस कीमत पर? ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बात जो पहरेदार बार बार नोटिस कर रहा है वो ये कि माइक्रोमैक्स कमजोर है कंज्यूमर को सर्विस देने में। माइक्रोमैक्स के ग्राहकों का हाल बेहाल है। स्मार्टफोन बेचने में अव्वल माइक्रोमैक्स अपने कंज्यूमर्स की सुन नहीं रही है, नॉन सीरियस अप्रोच रख रही है। 3 साल से पहरेदार लगातार माइक्रोमैक्स के रोते गाते बेहद परेशान कंज्यूमर्स की आप बीती पहुंचा रहा है माइक्रोमैक्स तक। हमारे जितने भी चैनल हैं जिससे हमें शिकायत पहुंचती है, यानी कि टेलीफोन, ट्विटर, फेसबुक, हमारे मेल बॉक्स, माइक्रोमैक्स की शिकायतें फटी पड़ी हैं। इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। ताजा एग्जाम्पल है एक केस निशु सक्सेना का। हमने पिछले हफ्ते ही ये केस उठाया था। हमारी पहल के बाद कंपनी ने वादा किया था कि कंज्यूमर को राहत दी जाएगी, लेकिन ये वादा झूठा निकल रहा है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है कि कंज्यूमर फोरम तक ने आदेश दे दिया था कि कंज्यूमर को उस खराब फोन के एवज के में पैसे लौटाए जाए डैमेजेस के साथ। लेकिन निशु सक्सेना अभी भी खाली हाथ ही घूम रहे हैं। हमारे साथ अभी फोन लाइन पर है निशु। कंपनी ने हमारे शो में वादा किया, आप खुद अपने लेवल पर कंज्यूमर फोरम से भी आपको ये आदेश मिला हुआ है कि आपको पैसे लौटाए जाए, लेकिन माइक्रोमैक्स के रवैये में कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा है। नहीं मैम, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दिस उनका मेरे पास कॉल भी आया था अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने मेरे को बोला था कि क्या कहते हैं, आपको जो है आपके कॉम्प्लायंस डेट पे आपका चेक इशू कर दिया जाएगा। बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैंने अभी सेकेंडली कल फोन किया था दोबारा माइक्रोमैक्स को, तो उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने फोन रिसीव किया, उन्होंने बोला मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी फिर रिस्पांस नहीं किया। निशु, कुछ फैक्ट्स में रखना चाहूंगी। अक्टूबर 2012 में आपने माइक्रोमैक्स का ये 100 खरीदा था, खराबी आई, सर्विस सेंटर पे आप गए, फिर भी फोन खराब रहा, तब आप गए थे कंज्यूमर फोरम के पास। कंज्यूमर फोरम ने 17,500 रुपए रिफंड करने के लिए कहा है, लेकिन इस आदेश के बाद भी माइक्रोमैक्स चुप ही रही जब तक कि पहरेदार ने उसे हिलाया नहीं कि देखिए ये निशु सक्सेना है जिनको आपको देने हैं ये पैसे, राइट? यस मैम, एग्जैक्टली। तो निशु, आप जिस पूरे सफर से गुजरे हैं, कहीं ना कहीं माइक्रोमैक्स का एक एरोगेंस नजर आ रहा है कि कंज्यूमर फोरम के आदेश की भी वो अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें यानी किसी की फिक्र नहीं है। आपको क्या लगता है, माइक्रोमैक्स लोग खरीद रहे हैं और कहीं ना कहीं बेवकूफ बन रहे हैं अगर कंज्यूमर सर्विस नहीं दे रही है ये कंपनी? तो या बिल्कुल मैम, बिल्कुल जो है खराब तरीके से अपनी सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा फोन भी बिल्कुल बेकार क्वालिटी के हैं, क्योंकि मेरा फोन केवल 2 मंथ्स चला था, उसके बाद ही इसमें प्रॉब्लम अराइज होना स्टार्ट हो गई। स्पीकर खराब हो गया, नीचे का जैक भी थोड़ा सा हिलने लग गया, तो काफी खराब मोबाइल है मेरे अकॉर्डिंग टू। शुक्रिया निशु हमसे बात करने के लिए, लेकिन हम आपके साथ बने हुए हैं। हम माइक्रोमैक्स के सामने निशु सक्सेना का केस रखेंगे। क्या हुआ कंप्लायंस की इस तारीख में, क्यों नहीं 17,500 रुपए जो माइक्रोमैक्स को लौटाने हैं अभी तक नहीं लौटाए गए हैं। लेकिन निशु के इस जज्बे की तारीफ करनी होगी कि वो अपने फोन की समस्या लेके कंज्यूमर फोरम भी गए हैं, लेकिन कंज्यूमर फोरम की अनदेखी कर रही है एक कंपनी, यानी वो किस स्तर से कंज्यूमर की अनदेखी कर रही है। कंज्यूमर का एक प्राइम बॉडी उसे कह रहा है कि आप पैसे लौटाइए,
तब भी शायद माइक्रोमैक्स की आंख नहीं खुल रही है कि उसे पैसे लौटाना चाहिए। और निशु केवल एक केस है, ऐसे कई निशु सक्सेना है जो माइक्रोमैक्स की इस तरह के रवैये से परेशान है, बेहाल है। तो पहरेदार में आज बस इतना ही। आप भी अपनी शिकायत हमें जरूर भेजें। ईमेल करें pehredar@network18online.com पर, या फिर आप फेसबुक पर facebook/पहरेदार टाइप करके भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कंज्यूमर को हक दिलाने की मुहिम के साथ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी @प्रियंका संभव के जरिए। तो पहरेदार में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपके लिए कंपनियों से जवाब मांगने के लिए, ताकि कंज्यूमर को मिले उसका हक। नमस्कार।